नमस्कार, स्वागत है डेली 30 में। आज का जो डेली 30 का टॉपिक है उसमें कई टॉपिक हम कवर करेंगे। ये रसायन विज्ञान का टॉपिक है और रसायन विज्ञान में इसमें हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, द्रव्य जैसे है ये टॉपिक कवर करेंगे, यौगिक को इसमें कवर कर लेंगे, मिश्रण को कवर कर लेंगे, अणु और परमाणु पर भी हम प्रश्न कर लेंगे। तो इतने टॉपिक इसमें कवर हो जाएंगे। अक्सर इस पे प्रश्न पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि रसायन विज्ञान का जो सिलेबस है हमारे जीएस का, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि 15-20 प्रश्न पूछे जाए। कभी 4 प्रश्न 5 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, कभी ज्यादा भी हो सकते हैं, कभी और भी कम हो सकते हैं। लेकिन ये ऐसे प्रश्न यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी में जो इन्फॉर्मेशन दी होती है उनके आधार पर इन प्रश्नों को बनाया जाता है। तो वो प्रश्न ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस के और फैक्चुअल दोनों मिक्स होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बाइलिंगुअल इसको हमने स्टार्ट कर दिया है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हम इसको डिस्कस करते हैं। तो जो आपके मित्र हैं जिनको अंग्रेजी माध्यम में ये चाहिए था, उनको भी इसको शेयर कर दीजिएगा और आप लोग भी इसका लाभ पा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हिंदी में नहीं समझ में आती हैं, तो आप अंग्रेजी में उसको समझ सकते हैं। बाकी आपको ये पसंद अगर आता है तो आप लाइक का बटन दबा दीजिएगा और अन्य लोगों को भेज दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। लेते हैं पहला प्रश्न। पहला ही प्रश्न है कि किसी पदार्थ का अणुभार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस पदार्थ का एक अणु कार्बन 12 आइसोटोप के एक परमाणु के, अब प्रश्न है कि एक परमाणु के कितना, 1/24 भार से कितना गुना भारी है, 1/6 भार से कितना गुना भारी है, या 1/12 भार से, या 1/2 भार से। तो यहां पर सही उत्तर होगा कि कार्बन 12 आइसोटेप के एक परमाणु के भार के 1/12 भार से कितने गुना भारी है, वो होती है किसी पदार्थ का अणुभार। ठीक है, तो यहां पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। हाउ मेनी टाइम्स इज हैवियर देन 1/12 वेट, किसका? कार्बन 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन। जल एक यौगिक है जो बना हुआ है, बहुत ही सामान्य प्रश्न है ये कि जल जो यौगिक है, आप ये जान लीजिए कि जल एक यौगिक है। जल क्या है? वाटर इज ए कंपाउंड। तो कंपाउंड ये जो है वो किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जल बना हुआ होता है। H2O पढ़ते हैं ना, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जल बना हुआ होता है। और भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं में से एक निश्चित अनुपात में जो संयोजन होता है उसी को यौगिक कहते हैं। यौगिक को दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं में अपघटित किया जा सकता है। अगर दो होंगे या दो से अधिक होंगे तो जितने भी होंगे उनमें हम उसको अपघटित कर सकते हैं। तो जैसे जल है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, तो दो भागों में इसको हम बांट सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पदार्थ के वे सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं तथा जिनमें उस पदार्थ के सभी गुण उपस्थित होते हैं। स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, ये सबसे बड़ी कंडीशन है, और उसमें सभी गुण भी उस पदार्थ के होते हैं, उनको हम अणु कहते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सूक्ष्मतम कण है और सभी गुण मौजूद होते हैं और स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, ये तीन चीजें ध्यान रखिएगा, ये अणु होते हैं। और साधारण अणु का जो व्यास है वो 4 एंगस्ट्राम से लेकर 20 एंगस्ट्राम के मध्य होता है, और इसका अणुभार जो है वो 2 से 1000 तक के बीच में होता है। ये सब इतने डिटेल में आपको नहीं जानना है, अणु की जो कंडीशन है वो आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न। परमाणुओं में सबसे छोटा व हल्का परमाणु कौन सा होता है? परमाणु जो होता है उसमें सबसे छोटा हल्का परमाणु कौन सा होता है, ये आपको बताना है। तो किसका परमाणु सबसे छोटा हल्का होता है, ऐसे भी ये प्रश्न बन सकता है। तो ये होता है हाइड्रोजन का। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसकी त्रिज्या 0.28 एंगस्ट्रॉम होती है, और 0.28, और हाइड्रोजन परमाणु का जो भार होता है 1.008 AMU होता है। 1 मान लेते हैं इसको, लेकिन होता है 1.008 AMU। ठीक है। AMU क्या होता है? AMU क्या होता है, ये क्या जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आप इसको जान लीजिए, एटॉमिक मास यूनिट। AMU जो होता है वो होता है एटॉमिक मास यूनिट। तो ये परमाणु जो होता है वो सबसे हल्का हाइड्रोजन होता है, और हाइड्रोजन का जो भार होता है उसकी बात हम कर रहे थे, कितना होता है? 1.008 AMU। अगला प्रश्न है, किसी तत्व का वह सूक्ष्म भाग जो किसी भी रासायनिक
परिवर्तन में भाग ले सकता है परंतु मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता, है ना। कैन पार्टिसिपेट इन एनी केमिकल चेंज बट कांट रिमेन इन फ्री स्टेट। वहां पर अणु के बारे में जब हमने बात की थी तो वो फ्री स्टेट में रह सकता था, लेकिन ये नहीं रह सकता है। तो ये क्या होता है, ये होता है परमाणु, एटम जिसको कहते हैं, एटम होता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय दर्शन शास्त्री कणाद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक छोटे से कण परमाणु की खोज की थी, यानी कि परमाणु की खोज करने का श्रेय भारतीय को जाता है और उनका नाम था कणाद। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और ग्रीस दर्शन शास्त्री थे डेमोक्रिटस, इन्होंने अणुओं का सिद्धांत दिया था। तो अणुओं के सिद्धांत के बारे में अगर आपसे पूछा जाए किसने दिया था, तो डेमोक्रिटस ने दिया था, ग्रीस दर्शन शास्त्री थे। और ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आसवन क्रिया में प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं आसवन क्रिया में। पहले आसवन क्रिया आप जानिए कि यह क्या होती है। आसवन क्रिया जो होती है, जब मिश्रण में उपस्थित दो द्रव कोई हैं और उनके क्वथनांकों में अंतर होता है, अधिक अंतर पाया जाता है, तो इनके मिश्रण को पृथक करने के लिए आसवन विधि का हम प्रयोग करते हैं। आसवन विधि का जो प्रयोग करते हैं, इस विधि में, इस क्रिया में वाष्पन यानी कि वेपोराइजेशन और संघनन यानी कंडेंसेशन, इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो एवेपोरेशन और ये कंडेंसेशन होगा। यहां पर देखिए यही सब गड़बड़ हो जाता है, कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन होगा, इसकी सही स्पेलिंग इसको मैं बाद में सही करा दूंगा, कंडेंसेशन। ये देखिए यही सब छोटी मोटी गलतियां कभी कभी रह जाती हैं गूगल बाबा के कारण। तो ये दोनों के दोनों, बोथ ऑफ द अबव इसमें होगा, उपयुक्त दोनों। आसवन क्रिया में इन दोनों का प्रयोग किया जाता है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे ठोस पदार्थ जो गर्म करने पर द्रव अवस्था में आए बिना ही गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि आपने उसको गर्म किया तो गर्म करने पर वो द्रव अवस्था में नहीं आया। नॉर्मली कुछ गर्म करते हैं आप तो ठोस है तो द्रव में आता है, द्रव के बाद गैस में, लेकिन ये सीधे द्रव अवस्था में आए बिना ठोस से सीधे गैस में चले जाते हैं, और फिर जब उनको ठंडा करते हैं तो फिर ठोस में आ जाते हैं। तो ऐसे ठोस पदार्थों को क्या कहा जाता है, ऐसे ठोस पदार्थों को क्या कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे ठोस पदार्थों को जो अब यहां पे देखिएगा हिंदी में जो लिखा हुआ है ऊर्ध्वपातन और ऊर्ध्वपातज, तो जो ये प्रक्रिया है उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और ये जो पदार्थ होते हैं वो जो ऐसा होता है जिनके साथ, उनको ऊर्ध्वपातज कहा जाता है। बी ऑप्शन इनका बिल्कुल सही है, ऊर्ध्वपातज कहा जाता है ऐसे पदार्थों। अब मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं कि मैंने ये बंद क्यों किया था। अब देखिए इसको सही करने के बाद कई बार क्या होता है, यहाँ पे ऊर्ध्वपातन का ये वर्टिकल हो जाता है जबकि ये सही नहीं होता है। अब इसको मैं दिखाने के लिए केवल मैंने छोड़ा था। अब देखिए ऊर्ध्व जो पातन होता है, ऊर्ध्वपातन की जो अंग्रेजी होती है वो आप लोग जानते होंगे, सिंपल सा वर्ड है, सब्लिमेशन होता है। क्या होता है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, मेरी जो समस्याएं थी वो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो ये पहला हो जाएगा सब्लिमेशन, जो ये प्रक्रिया है उसको सब्लिमेशन कहते हैं। बाकी जो ये दूसरा स्टेटमेंट है ऊर्ध्वपातज, इसको क्या कहेंगे, यानी कि जो ऊर्ध्वपातन हो रहा है, सब्लिमेशन हो रहा है, वो तो प्रक्रिया हो गई, और जिसका हो रहा है वो ऊर्ध्वपातज कहलाएगा, तो वो सब्लिमेटेड ही कहा जाएगा। अगर आपके पास कोई इसका दूसरा शब्द है तो बताइएगा, इसीलिए इसको बंद किया था। ये मैंने ऑप्शन आज छोड़ा कि ये समस्याएं आ जाती हैं, इसमें समय ज्यादा लगता है, बाकी और कोई कारण नहीं था। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात में संयोजन से बने एक शुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु हो और उनका एक निश्चित अनुपात में संयोजन हो, तो उसको क्या कहा जाएगा, जो शुद्ध पदार्थ बनेगा, तो उस शुद्ध पदार्थ को ही क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। उस शुद्ध पदार्थ को यौगिक कहा जाता है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कंपाउंड। ठीक है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धातु तत्व विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं। पहला स्टेटमेंट, क्या यह सही स्टेटमेंट है? बिल्कुल। जो तत्व हैं उनको हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, एक होती है धातु और दूसरा होता है अधातु। तो धातु और अधातु में इसको हम डिवाइड करते हैं।
इनमें जो धातु तत्व होते हैं वो विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है जिन तत्वों में धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। कहने का मतलब वो धातु भी है और अधातु भी है, दोनों के गुण उसमें पाए जा रहे हैं, तो उनको कहेंगे सेमी मेटल, अर्ध धातु की संज्ञा दी जाती है। तो दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे एलिमेंट्स जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं उसको सेमी मेटल कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वप्रथम कृत्रिम रूप से बनाया गया तत्व टेक्टेनियम था। टेक्टेनियम ये फर्स्ट आर्टिफिशियली मेड एलिमेंट था, अगर ये आपसे कहा जाए तो बिल्कुल सही है। और दूसरा है अधिकांश तत्व ठोस रूप में ही पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर फाउंड ओनली इन सॉलिड फॉर्म, तो सॉलिड फॉर्म में अधिकांश तत्व पाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अलग अलग भी प्रश्न यहां से बन सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑक्सीजन जो है समांग पदार्थ का उदाहरण है। ऑक्सीजन जो है समांग पदार्थ का उदाहरण है, क्या सही है? समांग पदार्थ क्या होते हैं, सबसे पहले आप ये समझिए। समांग पदार्थ जो होते हैं जिनको अंग्रेजी में होमोजीनियस सब्सटेंस कहते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका प्रत्येक भाग समान प्रकार का होता है। जैसे लोहा, पारा, तांबा, ये सब धातुएं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ये गैसें, और जल का मिश्रण, और ये सब जो हैं ये शुद्ध समांग पदार्थ हैं। तो पहला तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा है दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के समांग मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब विलयन यही होता है, विलयन की परिभाषा ही ये लिखी हुई है कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का जो समांग मिश्रण होता है उसे विलयन कहा जाता है। तो इसका भी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। होमोजीनियस मिक्सचर्स होता है और इसी को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन, विलयन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषमांग पदार्थ का उदाहरण नहीं है? अब विषमांग पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं, समांग पदार्थ के विपरीत हो जाएंगे। जिन पदार्थों में भिन्न भिन्न पदार्थ के दो या दो से अधिक भाग होते हैं उन्हें विषमांग पदार्थ कहते हैं। भिन्न भिन्न पदार्थों के अलग अलग भाग होंगे इसमें। जैसे जल और तेल का मिश्रण कर दिया जाए तो जल और तेल का मिश्रण ये विषमांग हो जाएगा। जल और बर्फ का मिश्रण ये विषमांग हो जाएगा। बादल भी विषमांग का उदाहरण है, लेकिन लोहा मैंने अभी बताया था धातुओं में कि समांग धातु का ये उदाहरण है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही बारूद, दूध, ब्लड और धुआं ये सब जो हैं ये विषमांग पदार्थों के उदाहरण हो जाएंगे। अंतराणविक बल किसे कहते हैं? अंतराणविक बल, इंटरस्टेलर फोर्स किसे कहा जाता है? ये वे बल होते हैं जो किसी पदार्थ के अणुओं के मध्य कार्य करते हैं। यहां पर दिया है गैस अवस्था में केवल कार्य करते हैं, ठोस अवस्था में कार्य करते हैं, प्लाज्मा में कार्य करते हैं, कार्य सब में कर सकते हैं, लेकिन सही परिभाषा ये होगी। एक चीज और आप जानिए, जब आपके सामने दो तीन चार विकल्प हैं और उनमें से आपको लग रहा है कि एक से अधिक सही है, तो जो सबसे सही होता है वो सही उत्तर होता है। ये भी आप समझिए इस चीज को, ठीक है ना? तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। बोस आइंस्टाइन संघनित पदार्थ की कौन सी अवस्था है? आपने पदार्थों की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा होगा। पदार्थों की जो अवस्थाएं हैं वो कितने प्रकार की हैं? वैसे तो आप ठोस, द्रव, गैस बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन चौथी अवस्था आपने प्लाज्मा की बारे में पढ़ा होगा। और पांचवी अवस्था एक और आ गई है, बोस आइंस्टाइन संघनित पदार्थ की अवस्था। बोस आइंस्टाइन कंडेंस्ड बोलते हैं इसको। तो ये जो है ये कौन सी अवस्था है? पांचवी अवस्था है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी बात मैं और आपको बता दूं कि ब्रह्मांड में जो कण हैं उनको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक इसमें होता है फर्मियन और एक होता है बोसोन्स। जो अपने आसपास हम लोग देखते हैं ना, तो अधिकांश पदार्थ जो हैं वो फर्मियन है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब फर्मियन में शामिल हैं। और जब कई फर्मियन मिल जाते हैं तो एक बोसॉन का निर्माण करते हैं। बोस आइंस्टाइन संगठन जो संगति ये संघनित की बात करते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की जो बात करते हैं, ये पदार्थ की एक ऐसी अवस्था है जिसमें बोसान की तनु गैस को परम ताप पर, है ना, 0 डिग्री केल्विन या -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड से बहुत निकट के ताप पर ठंडा किया जाता है। और पदार्थ की जो ये अवस्था होती है इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? सत्येंद्र नाथ बोस ने बताया था। और उन्हीं के नाम पर इसको ये बोस, जो पूरा नाम है इसका बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, उन्हीं के नाम पर कहा जाता है। ठीक है, इससे ज्यादा इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्लाज्मा को पदार्थ की पांचवी अवस्था माना जाता है। अभी मैंने बताया कि पांचवी अवस्था तो बोस वाली है, तो ये चौथी अवस्था ये होती है। तो पहला स्टेटमेंट तो यहीं पर गलत हो गया। दूसरा है कि गैस की तरह प्लाज्मा का कोई निश्चित आकार या निश्चित आयतन नहीं है। जो गैस है उसी की तरह प्लाज्मा भी बिहेव करता है और इसका भी आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है, जहां भी जाएगी उसी में ये सेट हो जाएगी। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। प्लाज्मा जो है वो एक गर्म आयनित गैस होती है और धनात्मक आयनों और ऋणात्मक आयनों की लगभग बराबर संख्या इसमें पाई जाती है। सामान्य गैसों से ये काफी अलग है, इसलिए पदार्थ जो होती है, ये जो प्लाज्मा होती है, इसको पदार्थ की चौथी अवस्था कहा जाता है। लेकिन इसका वो वाला गुण मिलता है, ठीक है, आयतन और इसके बारे में जो बात हम कर रहे थे आकार के बारे में, ये मिलता है कि उन्हीं की तरह निश्चित नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि पदार्थ की गैसीय अवस्था के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोटों से सत्य कथन चुनिए। इनमें से जो दो स्टेटमेंट दिए हैं आपको बताना है कौन से सही हैं, बस प्रश्न का केवल मतलब यह है। तो जो गैसीय अवस्था है, गैसीय अवस्था के बारे में बात हो रही है, तो गैसीय अवस्था में या इसमें घटक कणों के मध्य आकर्षण बल कार्य नहीं करता है, जिससे यह कण स्वतंत्र रूप से गति करने के लिए मुक्त होते हैं। बिल्कुल सही बात है, बहुत कम कार्य करता है या ना के बराबर काम करता है, करता ही नहीं है, इसलिए स्वतंत्र रूप से ये गैसें आसानी से उड़ सकती हैं। कुर्सी इतनी आसानी से नहीं उड़ सकती क्योंकि वो ठोस का उदाहरण है। इनका आकार तो निश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित नहीं होता है। दूसरा स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए, इसका ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही इनका क्या आयतन निश्चित होता है। अभी ऊपर वाले प्रश्न में हमने किया है, पीसीएस ऐसे प्रश्न खूब पूछता है, यूपीएससी भी ऐसे प्रश्न पूछता है, तो केवल एक सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। अगला प्रश्न है ये, द्रव अवस्था में कणों की गतिज ऊर्जा ठोस अवस्था की अपेक्षा कम होती है। क्या ये सही है? द्रव अवस्था में कणों की गतिज ऊर्जा ठोस की अपेक्षा कम होती है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि द्रव जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। पानी आप लोटे में भरेंगे तो उसका आकार, जग में भरेंगे तो जग का आकार ग्रहण कर लेगा, बोतल में बोतल का आकार, अपने मुंह में रखेंगे तो मुंह के आकार का हो जाएगा। द्रव पदार्थों की संपीड्यता जो होती है वो बहुत अधिक होती है, ये गलत है, ये बहुत कम पाई जाती है। द्रव पदार्थों की जो संपीड्यता है ये कम पाई जाती है, ठोस की तरह ये कम होती है। और द्रव पदार्थों में मुक्त प्रसार इसी कारण से नहीं होता है, तापीय प्रसार भी इसमें कम होता है, ठीक है। और ये तो यही गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा उत्तर। और द्रव ठोसों से निम्न घनत्व के होते हैं और इनमें बहने का गुण पाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। द्रवों का जो घनत्व है वो ठोसों की अपेक्षा कम पाया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें क्या, पहला आयतन निश्चित होता है, क्या सही है? ठोस का आयतन निश्चित होता है, सही है। आकार निश्चित होता है, आयतन और आकार ये दोनों निश्चित होता है, ऐसा कह सकते हैं, तो आकार भी निश्चित होता है। और तीसरा है एक निश्चित त्रिविमीय क्रिस्टल जालक पाया जाता है। अब यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूं कि एक त्रिविमीय निश्चित क्रिस्टल जो जालक पाया जाता है, इसी कारण से ये संपीडित करने पर आयतन परिवर्तित नहीं करते हैं ठोस, और इसी कारण से इनका आयतन और आकार जो निश्चित होता है वो इसी जालक के कारण होता है, त्रिविमीय क्रिस्टल जालक के कारण। तो तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है, 1 2 3 तीनों सही हो जाएंगे, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है आज के टॉपिक का, 10 प्रश्न हमको करंट अफेयर पे डिस्कस करने हैं। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, सामान्य सा प्रश्न है और चैप्टर कहीं ना कहीं यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन ये सब सरल प्रश्न है और अब आसानी से बता सकते हैं। एक होती है ठोस, एक होती है द्रव, एक होती है गैस, ये बचपन वाली अवस्थाएं हो गई। जब आप थोड़ा सा बड़े हुए तो प्लाज्मा के बारे में आपने पढ़ा, थोड़ा अंग्रेजी पढ़ने लगे थे, और फिर बोस, आइंस्टाइन और कंडेंसेट के बारे में आपने यानी कि BESC के बारे में बाद में पढ़ा, BEC के बारे में पढ़ा। तो टोटल अवस्थाएं कितनी हो गई, ये पांचवी अवस्था हो गई, तो 5 अवस्थाएं हो गई, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए अब 10 प्रश्न हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं आज के करंट अफेयर के। इंडिया एनर्जी एक्सचेंज एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जिसे शुरू किया गया है, किसके द्वारा शुरू किया गया है? इसकी शुरुआत की गई है केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के द्वारा। अभी 1 जून को इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य है डिस्कॉम को अपनी बिजली आवश्यकताओं की योजना बनाने में मदद करना। तो किसने शुरू किया है? केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग ने इसको शुरू किया है, ठीक है।
बाकी बहुत सारे प्रोजेक्ट चल ही रहे हैं, आप जान ही रहे हैं इस क्षेत्र में, और बहुत बदलाव भी हुआ है। पहले लोग कटिया फंसा के और एसी चलाया करते थे, अब उनको बिल देना पड़ रहा है। हाल ही में एमएसएमई की परिभाषा में किए गए बदलावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये जो बदलाव हुए हैं, उस समय मैंने इसको डिस्कस भी नहीं किया था, क्योंकि मुझे लग रहा था ये अंतिम रूप से कुछ आ जाए तब डिस्कस किया जाए, जल्दबाजी में कुछ गलत कंसेप्ट ना बने। तो नई परिभाषा के अनुसार 1 करोड़ रुपये और 5 करोड़ रुपये के निवेश वाले एमएसएमई को माइक्रो यूनिट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इनको माइक्रो यूनिट कहा गया है। और दूसरा है कि 10 करोड़ रुपए के निवेश और 250 करोड़ रुपए तक के वार्षिक टर्नओवर वाली जो एमएसएमई है, उसको मध्यम इकाइयों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो इसको मध्यम नहीं, इसको लघु इकाइयों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब सब बढ़ा दिया गया है अमाउंट, तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 का ए। अब यहां पर आप सुनिए, जो नई परिभाषा दी गई है, ध्यान से सुन लीजिए, याद हो जाएगी। 1 करोड़ रुपए और 5 करोड़ रुपए के निवेश वाले एमएसएमई को माइक्रो, 10 करोड़ रुपए और 50 करोड़ रुपए तक के वार्षिक टर्नओवर वाले एमएसएमई को लघु, और 50 करोड़ रुपए से 250 करोड़ रुपए के जो टर्नओवर है, उसको क्या कहा गया है, क्या कहा गया है, मध्यम इकाइयों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो यहां पर अगर 50 करोड़ रुपया लिख दिया था तो ये सही हो जाता। तो ये 3 कैटेगरी रखिएगा, माइक्रो, और दूसरा हो जाएगा लघु, और तीसरा हो जाएगा मध्यम। चलिए, इसका मतलब क्या है, ऐसा क्यों किया गया है? ये परिवर्तन इसलिए किया गया है कि निवेश को आकर्षित किया जा सके, व्यापार करने में आसानी हो, सुधार हो, नौकरियां जो हैं, रोजगार जो है जनरेट किए जा सकें। 60 मिलियन से अधिक एमएसएमई हैं और वे भारत की जीडीपी में 29% का योगदान देते हैं। 110 मिलियन नौकरियां ये प्रदान करते हैं और भारत के कुल निर्यात में 48% का इनका योगदान है। तो इन सब कामों को वो कर सकें, इसलिए ऐसा किया गया है। रानी रामपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वो पहली भारतीय हैं जिन्होंने वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में नामित जिनको किया गया है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में इनको नामित किया गया है। और दूसरा है, उन्हें 2016 में अर्जुन पुरस्कार और 2020 में पद्मश्री दिया गया। जो रानी रामपाल हैं, इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की अवधि जो जनवरी 2016 और दिसंबर 2019 के बीच है, इस अवधि के दौरान इनको 2017 में महिला एशिया कप जीतने में भी इनका योगदान रहा। और मतलब ये जो है, ये सब छोड़िए, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि रानी रामपाल की सिफारिश की गई है किसके लिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए। हॉकी इंडिया ने किया है, और ये जो मैं बता रहा था, जनवरी 2016 और दिसंबर 2019 के बीच जो इनकी परफॉर्मेंस रही है, उसी के आधार पर किया गया है। सही रूप में ये बात है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री भी इनको दिया गया है। और चर्चा में इसलिए आई है कि राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार है, इसके लिए इनको नामित किया गया है। किसकी तरफ से, हॉकी इंडिया की तरफ से भेजा गया है इनका नाम। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। बाकी आप जानते ही हैं, रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है, जरा ये बता दीजिएगा। सब कुछ मैंने बता दिया है, आप टाइप कर देंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। क्या बकवास वाला प्रश्न है, अभी तो मैंने बताया है, महिला हॉकी टीम जो है उसी से इनका संबंध है। क्या मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं तो बताइएगा। कई बार आप लोग मैसेज करते हैं, सर आप कभी कभी बहुत कंफ्यूज कर देते हैं। अच्छा, मैं जानबूझ के कंफ्यूज करता हूं, ठीक है, जिससे कि आपका दिमाग सोए ना, पढ़ते समय जगता रहे। प्रतिवर्ष 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। क्या ये बात सही है? 3 जून को साइकिल दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र की ये पहल है, 3 जून को मनाया जाता है, साइकिल चलाना चाहिए। और दूसरा है, 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। ये भी बिल्कुल सही है। बहुत दिनों से नहीं मनाया जा रहा है, 2018 से मनाया जा रहा है। कारण इसका क्या है, अब सब लोग तो बीमार हो रहे हैं, किसी को गठिया हो रहा है, किसी को ये मोटापे की समस्या है, किसी को डायबिटीज की समस्या है। एक्सरसाइज सबके लिए जरूरी है, तो साइकिल चलाएं, एक्सरसाइज होगी, और सुबह सब्जी वब्जी भी आप ले आएंगे। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी योजना इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की कौन सी योजना नहीं है, ये आपको बताना है। उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना, क्लस्टर स्कीम, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम।
ये तीनों की तीनों स्कीम इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की हैं और इसका अभी क्या हो रहा है, निवेश को आकर्षित करने के लिए इसमें भी कोशिशें चल रही हैं इस क्षेत्र में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट इसका हो सके। बहुत बढ़िया प्रश्न ये नहीं था, लेकिन ठीक है, पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया सामुदायिक कोच विकास जो पूरे देश में सामुदायिक प्रशिक्षकों और शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के लिए कितने दिनों का कार्यक्रम है? तो ये पूरे देश में ये चल रहा है, खेलो इंडिया सामुदायिक कोच विकास कार्यक्रम। ये कितने दिनों के लिए ये कार्यक्रम सेट किया गया है, ये आपको बताना है। तो ये कार्यक्रम सेट किया गया है 25 डेज के लिए, 25 दिनों के लिए। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। और इसमें प्रशिक्षक जो हैं उनको उनके बारे में बात की जाएगी। सी टैप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सी टैप वैश्विक समुदाय के लिए सूचना वैज्ञानिक ज्ञान और बौद्धिक संपदा के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करेगा। क्या ये सही है? सी टैप जो है कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल है, ठीक है, और कोस्टा रिका और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको लॉन्च किया है। बिल्कुल सही है, ये यही कार्य करेगा। दूसरा है, यह एक पहल है जिसका उद्देश्य टीकों, परीक्षणों, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों और उपचारों को बनाना है। तो अभी हम टीके की तलाश में हैं, ऐसे प्रयास जारी हैं। बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कोस्टा रिका और WHO, इन दोनों का नाम याद रखिएगा। कोस्टा रिका और प्लस WHO की ये संयुक्त पहल है, ठीक है। ये क्या हो गया? 2019 LD2 क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। ये हाल में खोजा गया एक क्षुद्र ग्रह है और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अंतरिक्ष यात्रियों ने इसको, एक दुर्लभ पिंड को इसको खोजा है और इसका ये नामकरण जो किया जाता है 2019 LD2 इसका नाम दिया गया है। और क्षुद्र ग्रह की तरह ये एक कक्षा और धूमकेतु की तरह इसकी पूंछ है, मतलब एक कक्षा भी है इसकी, मतलब जो जिसमें ये राउंड करता है, और इसकी एक पूंछ भी है। बृहस्पति की कक्षा को ये साझा करता है, उसके साथ ये कक्षा जो बृहस्पति की कक्षा है उसको ये क्या करता है, साझा करता है। कहने का मतलब उसी में ये अपना काम करता है, चलता है। और ये ऐसा पहला अंतरिक्ष पिंड है जो एक धूमकेतु की तरह गैस का उत्सर्जन करता है। तो इतना ध्यान रखिएगा, बाकी बस यही इंपॉर्टेंट है, ये है क्या, क्षुद्र ग्रह है, याद रखिएगा। पीएम स्वनिधि योजना निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उससे संबंधित योजना पे। तो पीएम स्वनिधि या पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि एक क्रेडिट सुविधा योजना है जो 50 लाख से अधिक शहरी और ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स को मदद करेगी। क्या ये सही स्टेटमेंट है? पीएम जो स्वनिधि योजना है वो स्ट्रीट वेंडर के लिए है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और 50 लाख से अधिक इसमें स्ट्रीट वेंडर जो शहरी और ग्रामीण है वो आएंगे। इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के पैकेज के अंतर्गत की। तो ये भी सही है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। पीएम ने नहीं किया है, इसको हमारे जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण उन्होंने किया है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित अल्ट्रा स्वच्छ क्या है? अल्ट्रा स्वच्छ का विकास DRDO ने किया है, ये है क्या? तो ये कीटाणु शोधन इकाई है। अल्ट्रा स्वच्छ ये कीटाणु शोधन इकाई है और इस इकाई का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक आइटम, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, कपड़े आदि को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाएगा। तो कीटाणु शोधन इकाई है। सब काम ये कोविड-19 के कारण हो रहे हैं। कोविड-19 ने दुनिया को बदल के रख दिया है निगेटिव वे में। कुछ आविष्कार हुए, लेकिन ऐसे आविष्कार क्या करेंगे हम जिसको करने के लिए जान को जोखिम में डालना पड़े। तो ये आज का डेली 30 कार्यक्रम कंप्लीट हुआ, और थोड़ा सा मैं स्पीड में नहीं बोल रहा था जिससे कि मेरे गले की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा परेशान आप लोगों को ना करे। अगर मैं मेरी स्पीड आपको स्लो लगती है तो यूट्यूब में एक बटन होता है, वहाँ से स्पीड बढ़ा के 1.25 पे चला लिया कीजिए। PEOROARO और PCS 2020 अगर इन एग्जाम्स में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं 6307281212 पर आप व्हाट्सएप कीजिए। टेस्ट सीरीज है, इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, कैसे उसको ज्वाइन करना है। आपकी मर्जी हो तो उसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।